Hello everyone, welcome to Vidya's Education. Friends, today we are going to read the second part of two stories about flying. The name of the chapter is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Here is a person who is a pilot. He is flying his personal jet. He is going to his family because he is on leave and he is very excited about it. The narrator was flying his old Dakota aeroplane over France. इस टाइम वो अपने जहाज़ में, क्योंकि उसे छुट्टी मिली है, अपने छोटे से उस जहाज़ में जिसका नाम है डेकोटा, पुराना है, डेकोटा नाम के अपने इस जहाज़ में फ्रांस के ऊपर से जा रहा है. He was flying to England from Paris. वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है. He was looking forward to meet his family. उसे छुट्टी मिली है, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है. एंड ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी वेटिंग फॉर अ फाइन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. बहुत एक्साइटेड है, फैमिली से मिलने वाला है, इसलिए बहुत खुश है. When Paris was 150 kilometers behind him, he turned off the second engine of the aeroplane. He saw storm clouds like black mountains in front of him. वो पेरिस कंट्रोल रूम से लगभग 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था कि अभी यहाँ आकर उसने सेकंड जो उसका फ्यूल टैंक है उसे ऑन किया. फर्स्ट एम्प्टी हो चुका था. अचानक उसने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा बादल, काले रंग का घना काला बादल सामने आ गया है. एंड ही वॉज वरीड. अब स्टॉर्मी क्लाउड का मतलब है कि इस समय में फ़्लाइट सही नहीं है. ही वुड हैव टू गो डाउन, बट आसपास कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाए. He knew he could not fly above them. He had choice to either turning back or flying around them to the north or south. अब वो बड़ा सा क्लाउड है, अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो इसके ऊपर से अपने एरोप्लेन को ले जाए, दोनों साइड में से कहीं से जाए या नीचे से जाए, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च होगा. उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, या तो फिर वो वापस जाए. एक और रास्ता उसके सामने है कि वो रिस्क ले, तेज़ी से इस बादल के पार निकल जाए. एंड ही डिसाइडेड टू हैव दैट रिस्क. ही टुक द रिस्क एंड फ्लू हिज प्लेन राइट इनटू द डार्क क्लाउड्स. उसने अपने एरोप्लेन को तेज़ी से उन क्लाउड्स के पार निकालने की कोशिश की. द कंपास, द रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्लेन वेंट डेड. उसके जहाज़ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी कंपास जो थी वो कंपास ने काम करना बंद कर दिया. अब उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. आकाश में रास्ते बताने के लिए कोई भी लैंडमार्क्स नहीं होते, बोर्ड्स नहीं होते, वहाँ तो डायरेक्शंस के हिसाब से ही चलना होता है. और यहाँ इसकी कंपास जो थी उसने काम करना बंद कर दिया और रेडियो भी बंद हो चुका था. He could not see where he was lost. उसे पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ है. उसका एरोप्लेन जो है वो जैग कर रहा है, तेज़ी से जंपिंग कर रहा है, हिल रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा. चारों तरफ अंधेरा है. Suddenly out of nowhere a black aeroplane without any lights on her wings appeared. अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन कहीं से सामने आया. उसकी विंग्स पर लाइट नहीं थी. ध्यान रखें कि जब भी रात के समय एरोप्लेन फ्लाइट करते हैं तो उनकी विंग्स पर लाइट्स ऑन रखना ज़रूरी होता है. इस एरोप्लेन की विंग्स पर लाइट नहीं थी. Strangely the narrator could see the plane as well as the pilot. अंधेरा होने के बावजूद उसे वो जहाज़ और उसका पायलट क्लियर नज़र आ रहे थे. The pilot gestured him to follow him. He brought his plane in front of Dakota so that it could be easy for the narrator to follow him. उस पायलट ने, जो ब्लैक एरोप्लेन में है, उसने इसे वेव किया और अपने पीछे आने के लिए कहा. अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था. ये एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह अपना एरोप्लेन लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा. बट आफ्टर हाफ एन आवर द नरेटर वाज लेफ्ट विद ओनली as much fuel to end for another 5 minutes. अचानक उसकी नज़र अपने फ्यूल टैंक पर गई. आधा घंटा ये फ़्लाइट चलती रही. एरोप्लेन शेक कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे नहीं पता. वो ब्लाइंडली उस पर्सन को फॉलो कर रहा है.
आधे घंटे बाद उसकी नज़र अपने फ्यूल टैंक पर गई तो वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का फ्यूल और बाकी था। वो थोड़ा सा डर गया, अब क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन उस पायलट ने अपने जहाज़ को नीचे की तरफ लाना शुरू किया और इसने उसको फॉलो किया। एंड सडनली दे वर आउट ऑफ द डार्क क्लाउड्स। उसने देखा नीचे रोशनी नज़र आ रही है, सफ़ेद रंग की लाइन। ये एक्चुअली रनवे है। वो एक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये वहाँ पर उतरा। उतरने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन कहीं नज़र नहीं आया। ये वहाँ से उतरकर कंट्रोल रूम तक पहुँचा। वहाँ की उस लेडी से इसने बात की कि वो दूसरा जहाज़ कहाँ गया। ये उसके पायलट को थैंक्स कहना चाहता है, लेकिन उस लेडी ने बताया कि इस तूफ़ानी रात में राडार पर सिर्फ एक ही एरोप्लेन नज़र आ रहा था, वो था ये डैकोटा। दूसरा कोई एरोप्लेन वहाँ था ही नहीं। इस खराब मौसम में कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ रही थी। ये सुनकर पैट्रिक जो है वो थोड़ा सा घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? वो ये सोचते हुए वहाँ से चल पड़ा। अगर दूसरा एरोप्लेन था तो वो राडार पर दिखना चाहिए था, और अगर नहीं था तो उसे कैसे दिखा? वो इस भयानक तूफान से कैसे बचा? यहाँ हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता है। कहा जाता है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये एक घोस्ट था जो उसे बचाने आया था। कुछ लोग इस बात को मानेंगे और कुछ लोग नहीं। दिस इज़ द सेम वे जो लोग घोस्ट और इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मानते हैं, वो मानेंगे कि ये एक पायलट की भटकती हुई आत्मा थी जो उसे बचाने आई थी। और जो इन बातों में विश्वास नहीं रखते वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो यही कहेंगे कि ये सिर्फ उसे हेलुसिनेशन हुआ जिसने उसे बचाया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एंड फाइनली वो सही सलामत एयरपोर्ट पर उतर चुका था और यही सोचते हुए अपने घर के लिए जा रहा था कि कौन था जिसने आकर उससे बचाया। लेकिन जिसने भी बचाया वो उसके प्रति थैंकफुल था। तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन इन इट सेल्फ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अंदर ही होता है। सो डियर, इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वाज द रिस्क, व्हाट वाज द नेम ऑफ the pilot and his aeroplane, where he was going, why he was so excited, what happened when he entered into the black clouds, who helped him and how, what did the lady at control room tell him at the end. Do you agree with that? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि डू यू थिंक इट अ मिस्ट्री, yes or no? If yes or no, why? So thank you. This was the end from the story. Do not forget to revise all the questions. Thank you so much.